नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में जिसके बारे में जानना तो सब चाहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इसके बारे में कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। ये सेना के ऑपरेशन का वो पहलू है जिसकी चिंता सबको है, पर कोई खुलकर कुछ बताना नहीं चाहता। सबके मन में सवाल है, क्या इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन के दरवाजे तक पहुंच गई थी? क्या भारत की मिसाइल्स पाकिस्तान के न्यूक्लियर हाइडआउट्स के करीब पहुंच गई थी? क्या पाकिस्तान ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुला ली थी? डोनाल्ड ट्रंप से किसने कहा कि भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने उड़ा सकता है? सरगोधा के पास जो मुशर्रफ एयरबेस है, वहां तक भारत की मिसाइल कैसे पहुंची? क्या कहूटा भी इन मिसाइल के निशाने पर था? क्या केराना हिल्स में बनी न्यूक्लियर वेपन्स की टनल्स के एंट्री पॉइंट पर मिसाइल से भारत ने हमला किया? क्या कहूटा में रेडिएशन का खतरा पैदा हो गया? क्या पाकिस्तान ने उस इलाके को खाली करवा लिया? क्या रेडिएशन की जांच करने के लिए अमेरिका का सर्विलांस प्लेन वहां उड़ता हुआ नजर आया? क्या इजिप्ट ने रेडिएशन से बचाने के लिए बोरॉन से भरा प्लेन पाकिस्तान भेजा? तरह तरह की बातें इस बारे में कही जा रही हैं, और ये वो सारे सवाल हैं जिनकी चर्चा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हो रही है। भारत में भी इसको लेकर उत्सुकता है। मैंने इस बारे में कई एक्सपर्ट से बात की, पूरे इशू की गहराई में जाने की कोशिश की। मैं आपको इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात सुनवाऊंगा। कुछ एक्सपर्ट्स मेरे साथ स्टूडियो में होंगे जिनकी मदद से हम इस न्यूक्लियर कंट्रोवर्सी की तह में जाने की कोशिश करेंगे, और आज सारे सीक्रेट्स एक एक करके बाहर आएंगे। तो सबसे पहले आपको दुनिया के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट टॉम कूपर की बात सुनाता हूं। कौन है टॉम कूपर? टॉम कूपर को एयर वॉरफेयर का सबसे बेहतर एनालिस्ट माना जाता है। वो दुनिया भर के डिफेंस इक्विपमेंट्स पर, नई डिफेंस टेक्नोलॉजी पर और दुनिया भर में हो रहे कॉन्फ्लिक्ट्स पर नजर रखते हैं। टॉम कूपर डिफेंस सब्जेक्ट्स पर 50 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं, 1000 से ज्यादा आर्टिकल्स लिख चुके हैं, और वही टॉम कूपर कह रहे हैं, इस बात के पक्के सबूत हैं कि भारत ने बहुत सोच समझकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। केराना हिल्स पर भारत की मिसाइल्स गिरी। टॉम कूपर ने कहा, भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को डायरेक्ट हिट नहीं किया, उसके आसपास मिसाइल से अटैक किया, और भारत ने ऐसा सोची समझी रणनीति के तहत किया। केराना हिल्स में बनी टनल्स के दोनों एंट्री पॉइंट्स पर स्ट्राइक की। टॉम कूपर ने कहा, भारत ने जिस तरह से हमले किए, उसके बाद पाकिस्तान के पास जवाबी हमला करने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर भारतीय सेनाओं की क्लियर कट विक्ट्री है। India has started targeting selected facilities inside Pakistan, not only 2 or 3 of them, but 13, 14 of them, including, and there is clear evidence for this, nuclear storage facilities and nuclear command centers. When that happens, such steps are not, such orders for such operations are not taken easily, and particularly not by Indian top commanders. They are extremely serious issue. I cannot emphasize how much. So when that happens, it means that Pakistan has no means to retaliate, that New Delhi is absolutely sure Pakistan can't hit back on India. And this is why clear-cut victory, because India has managed within 90 hours, 96 hours to disable Pakistani deterrence, Pakistani threat to a degree where it was capable of striking such facilities. Like this Kirana Hills, this is a big missile garnison, some 10-15 kilometers south of Sargodha or Musharraf Air Base. When such facilities are hit and Pakistan can't hit back, it is a clear-cut victory. It's as simple as that. Pakistanis might have done some maneuvers. I have no specific details in this regard. There are rumors. Might have done some moves, like deploying specific units which are trained for handling and moving nuclear weapons from point A to point B. And India then hit
facilities like Kirana Hills. So when you ask how did they call this bluff? Through systematically destroying Pakistani capability to defend itself. अब न्यूक्लियर वेपन का मामला बहुत सेंसिटिव है, इस पर कोई खुलकर आमतौर पर नहीं बोलता और बोल भी नहीं रहा। ना भारत की तरफ से ना पाकिस्तान की तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन मिल रहा है। सेना के अफसर, सरकार के मंत्री किराना हिल्स पर अटैक के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन टॉम कूपर ने कहा, कोई बोले ना बोले, सैटेलाइट इमेजेस से यह साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान ने किराना हिल्स में 30 से 40 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं, बड़े बड़े हैंगर्स हैं, इनमें बैलिस्टिक मिसाइल्स को कैरी करने वाले ट्रक्स को रखा जाता है। टॉम कूपर ने बताया कि किराना हिल्स में वेस्टर्न साइड में 2 अंडरग्राउंड टनल्स हैं, यू शेप की टनल्स हैं, मल्टी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान की इन टनल्स में न्यूक्लियर वेपन है या नहीं, ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन चीन, नॉर्थ कोरिया और यूगोस्लाविया, उन्होंने भी इसी तरह के टनल्स बनाए हैं और ये उनकी न्यूक्लियर साइट्स हैं। इन टनल्स के बाहर भारी भरकम कंक्रीट और मेटल के दरवाजे हैं, जिन्हें बड़े बड़े हथियारों से भी ब्रेक नहीं किया जा सकता। अब ऐसे इंतजामात सब्जियों को ताज़ा रखने के लिए किए नहीं जाएंगे। टॉम कूपर ने कहा, भारत के एयर मार्शल AK भारती से जब किराना हिल्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो कुछ जानते ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि किराना हिल्स कहां है। टॉम कूपर ने कहा कि एयर मार्शल भारती का यह जवाब सुनकर उन्हें हंसी तो आई, लेकिन हैरानी नहीं हुई। Kirana Hills it is easy to find on Google Earth, for example, or any other kind of satellite maps. It is a facility that has some 30 to 40 overground constructions. These are massive hangars, purportedly housing an anti-missile garrison, which means each of these hangars is probably containing one of so-called transporter electro launchers. These are huge trucks which are carrying missiles, ballistic missiles. They are parked inside in most of the time, and in the case of action, you drive this truck out, erect the missile, and fire. So that is the overground facilities. Then there are underground facilities as well. On as far as I know, northwestern side of that complex, there are 2 entrances into underground tunnels. I don't know what are they looking inside, but usually on the basis of construction of plenty of other such facilities around the world, for example, former Yugoslavia or China, North Korea, wherever you want. There are also such facilities, and the presence of 2 tunnels indicates that the underground facility is in U-shaped, which means you enter through one tunnel and then exit at the end of that tunnel somewhere else. Usually such tunnels also have huge, heavy, dozens of tons heavy concrete and metal doors, which are shutting them to making them, they are closing them, and which are extremely hard to penetrate with conventional weapons. Actually, such facilities are usually hardened to survive a strike by nuclear weapons, a direct hit of a nuclear warhead. So now, early on 10th of May, there is a video appeared showing 2 detonations exactly at the entrances to this underground complex. Okay, now official New Delhi a few hours later said, no, we don't know what is going on over there. We have never heard of Kirana complex, but something, deduction is telling me this is an underground storage facility for nuclear weapons, and this is what India has targeted. टॉम कूपर वियना में, ऑस्ट्रिया में है, उनकी सारी बातें अंग्रेजी में है, लेकिन मैं आपको डिटेल में साथ साथ बता रहा हूं कि वो क्या कह रहे हैं। टॉम कूपर इस बात पर हैरानी जाहिर कर रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स के टॉप कमांडर्स किराना हिल्स के बारे में जानबूझकर अनजान बने। असल में उनका कहना है कि भारत ने पाकिस्तान को अच्छी तरह पीटा, जमकर मारा, वहां मारा जहां दर्द सबसे ज्यादा होता है, और इसके सबूत पूरी दुनिया के सामने हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी पिटाई भी करनी पड़ती है जिससे दर्द तो हो, लेकिन दुश्मन न रो पाए न चिल्ला पाए, पिटाई के सबूत न दिखा पाए, और इस बार इंडिया ने यही किया।
पाकिस्तान को समझा दिया कि ज्यादा उछल कूद करने की कोशिश की तो पूरी तरह तबाह हो जाओगे। 10 मई के एयर स्ट्राइक्स की डिटेल हमारी एयरफोर्स ने दी और यह बात सही है कि जब किराना हिल्स पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेंटर पर अटैक के बारे में पूछा गया तो डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन एयर मार्शल ए.के. भारती ऐसे मासूम बन गए जिसे देखकर वहां बैठे रिपोर्टर्स भी मुस्कुराने लगे। एयर मार्शल भारती से किराना हिल्स पर अटैक के बारे में क्या पूछा गया था और उन्होंने क्या जवाब दिया था, ये आप भी सुन लीजिए। आपको भी अंदाजा हो जाएगा उनके जवाब का मतलब क्या है, इसके पीछे क्या छुपा है। We hit a site called Kirana Hills, which is supposed to be the nuclear storage facility, and there is a lot of rumors about Sargodha. There are foreign analysts who've mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. अब जिस बात को पूरी दुनिया जानती है, रिपोर्टर्स जानते हैं, एक्सपर्ट समझते हैं, वो एयर मार्शल को पता नहीं, ये ना तो कोई मानेगा ना कोई माना। लेकिन एयर मार्शल भारती की अपनी सीमाएं हैं। एयर मार्शल ने बिना कहे बहुत कुछ कह दिया और समझदार के लिए इशारा काफी है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर अटैक के बारे में विदेश मंत्रालय से भी पूछा गया, लेकिन विदेश मंत्रालय ने भी टका सा जवाब दिया था। कहा कि भारत ने तो कन्वेंशनल वॉर के दायरे में रहकर कार्रवाई की। पाकिस्तान से खबर जरूर आई थी कि वहां प्रधानमंत्री ने न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई है, लेकिन बाद में पाकिस्तानी सरकार ने इससे इनकार कर दिया। Military action from our side was entirely in the conventional domain. हमारी तरफ से पूरी कार्रवाई पारंपरिक युद्ध तक ही सीमित थी। ये बात रक्षा विभाग की ब्रीफिंग में भी साफ कर दी गई थी, क्योंकि इस बारे में वहां भी सवाल किए गए थे। हालांकि हमने कुछ ऐसी खबरें देखी थी कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की मीटिंग 10 मई को होने वाली थी। हालांकि बाद में उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की बैठक की खबर से इनकार किया था। As himself denied the nuclear angle on record. अब इन सारी बातों को समझने की जरूरत है। डिफेंस एक्सपर्ट जो कह रहे हैं, इसकी बैकग्राउंड को जानने की जरूरत है। सबसे पहले 10 मई को न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खबर छापी थी कि भारत ने नूर खान एयरबेस पर स्ट्राइक किया, जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन के बिल्कुल नजदीक है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर यह है कि भारत उसके न्यूक्लियर कमांड को बर्बाद न कर दे। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में यह खबर चली कि शहबाज शरीफ ने न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई है, लेकिन थोड़ी देर बाद इस खबर का खंडन भी कर दिया गया। पाकिस्तान के एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का जिक्र हुआ। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स ने CNN को बताया कि अमेरिका को अलार्मिंग इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिली है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होने वाला है। ब्रिटेन की ब्रॉडकास्टर BBC और वहां के अखबार द गार्जियन ने लिखा कि रावलपिंडी के पास नूर खान एयरबेस पर हमले का मतलब है एस्केलेशन टुवर्ड्स न्यूक्लियर थ्रेट। नूर खान एयरबेस हमले को पाकिस्तान ने रेड लाइन माना, अपने न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जबरदस्त खतरा माना और अमेरिका से मदद मांगी। आज सुबह की बात है, US स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग में न्यूक्लियर लीक के बारे में पूछा गया। ये पूछा क्या अमेरिका की कोई टीम पाकिस्तान में मौजूद है जो इस खतरे से निपट सके। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा इस बारे में फिलहाल वो कुछ कहना नहीं चाहते। इन सारी बातों ने कंफर्म कर दिया कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खतरा तो था, जिसने इस कॉन्फ्लिक्ट को सीज फायर तक पहुंचाया। अब नूर खान एयरबेस का रहस्य भी समझ लेते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स टॉम कूपर ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया। नूर खान एयरबेस की जो तस्वीरें आई हैं, वहां के जो सैटेलाइट इमेजेस आए हैं, उससे साफ है कि वहां का कमांड सेंटर पाकिस्तान के F-16 हरक्यूलिस विमान और एयरबेस का कमांड सेंटर तबाह हुए हैं। टॉम कूपर ने कहा कि पाकिस्तान को समझ आ गया था कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो जवाबी हमला करने की स्थिति में नहीं था, इसलिए उसके पास
सीज फायर की गुहार लगाने के सिवाय कोई चारा नहीं था। Satellite imagery showing other hangars destroyed and inside the hangar badly damaged F-16. There are videos from Pakistani social media showing Noor Khan Air Base and C-130 transport aircraft aflame. Satellite photographs are showing hits on command centers, on hangars, on hardened aircraft shelters, and I said this Kirana Hills site. So it is a clear message. India was here in the position of dominance, of clear dominance, of superiority, and of suppressing Pakistani armed forces to the level where they were left actually without options to strike back up on India. तो ये तो क्लियर है। अब इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान से ये चर्चा तेज हो गई कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया है। ट्रंप ने सीज फायर का क्रेडिट लेने के चक्कर में कह दिया उन्होंने मिलियंस ऑफ पीपल यानी लाखों लोगों की जान बचा ली। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर ना होता तो लाखों लोगों की जान जा सकती थी, यह कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि दोनों देशों के बीच एटमी जंग छिड़ने वाली थी, इसका खतरा था। लेकिन अमेरिका ने बीच बचाव करके परमाणु युद्ध रोक दिया। Again, let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. मैं पिछले कुछ दिनों के दौरान हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। शनिवार को मेरे प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण और फौरी युद्ध विराम लगाया और मेरा मानना है कि यह स्थायी होगा। इस तरह मेरी टीम ने दो ऐसी ताकतों के बीच युद्ध रुकवा दिया जिनके पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं। दोनों ही देश एक दूसरे पर जमकर हमला कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि दोनों देश रुकने वाले नहीं हैं। और मैं भारत और पाकिस्तान के मजबूत नेतृत्व का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मजबूती दिखाते हुए मामले की गंभीरता को समझा और हमने दोनों देशों की काफी मदद की। मैंने कहा कि हम दोनों देशों के साथ खूब सारा व्यापार करेंगे। आप दोनों रुक जाओ, दोनों देश जंग को तुरंत रोकें। मैंने कहा कि आप जंग रोकेंगे तो हम कारोबार करेंगे, वरना नहीं। तो वो मेरी बात मान गए, उन्होंने जंग रोक दी। आपको तो पता ही है कि व्यापार को जिस तरह मैंने इस्तेमाल किया है किसी और देश ने नहीं किया है। उन्होंने कई वजहों से सीज फायर किया, लेकिन व्यापार की बड़ी भूमिका थी। हम पाकिस्तान से खूब सारा व्यापार करने वाले हैं, हम भारत से भी ढेर सारा कारोबार करेंगे। इस समय भारत के साथ हमारी ट्रेड डील की बात चल रही है। हम बहुत जल्दी पाकिस्तान के साथ भी डील करने वाले हैं और हमने परमाणु युद्ध को रोका है। मुझे लगता है कि यह बहुत बुरा परमाणु युद्ध होता, लाखों लोगों की जान जा सकती थी। Bad nuclear war. और जब ट्रंप ने परमाणु युद्ध की, एटॉमिक वॉर की बात की, तो फिर ये खबरें आने लगी कि पाकिस्तान में रेडियो एक्टिव लीकेज को रोकने के लिए अमेरिका ने अपना स्पेशल प्लेन भेजा है और न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स को पाकिस्तान में रेडिएशन को कंटेन करने के लिए भेजा है। हालांकि इसके बारे में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट से पूछा गया तो उन्होंने इस खबर को न तो कंफर्म किया और न ही डिनाई किया। स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता ने सिर्फ इतना कहा कि वो फिलहाल इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना चाहते। Has US sent a team to Islamabad or Pakistan following the reports that there have been leaks of nuclear radiation in some of the secure Pakistani sites? I have nothing to preview on that at this time. आप समझते हैं कि न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की बात करना ही बहुत सेंसिटिव है, ये मामला बहुत संवेदनशील है, इसलिए ऑफिशियली इस पर कोई कुछ कहेगा, खबरों को कंफर्म करेगा, इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के जिन न्यूक्लियर साइट के करीब सोचा समझा अटैक किया, जिसका जिक्र टॉम कूपर कर रहे हैं, वो साइट्स स्ट्रेटेजिक तौर पर कितनी महत्वपूर्ण है, इन साइट्स में पाकिस्तान की जान क्यों अटकी रहती है, यह समझाने के लिए मैं स्टूडियो आमंत्रित कर रहा हूं रिटायर्ड एयर कमोडोर एएस पहल को। पहल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद रजत जी। पहल साहब, सबसे पहले तो आप ये जो किनारा हिल्स का राज है ये हमें बताइए, किनारा हिल्स क्या है, कहां है, और टॉम कूपर कह रहे हैं कि उनके एंट्री पॉइंट्स पर हमला किया जिससे पाकिस्तान परेशान हुआ। मैप सामने है। रजत जी, ये बीच में जो आप देख रहे हैं ये एरिया पूरा किराना हिल्स का एरिया है और यहां पे किराना हिल्स 20 किलोमीटर दूर है सरगोदा एयरफील्ड से और अराउंड 330 किलोमीटर दूर है इस्लामाबाद से, बिल्कुल नीचे आता है। और साथ ही में इसके एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, 75 किलोमीटर की दूरी पे खुशाब है, उसके 4 वाटर रिएक्टर्स हैं जिसके अंदर प्लूटोनियम ग्रेड न्यूक्लियर वेपन का मटेरियल बनाया जाता है, तो वहीं से इसको सप्लाई किया जाता है। अब ये देखिए, हमने तो सरगोदा पे हमला किया था, आप देखिए 2 जगह,
एक जो अभी दिखाया गया, ये 2 रनवेज है, एक ये रनवे और इसका जो इंटरसेक्शन है, यहां पे हमने एक मारा, दोनों रनवे हमने, और साथ में एक जो बिगनिंग में मारा, ताकि ना ये बड़ा वाला रनवे और ना ये और बड़ा बट इससे छोटा रनवे, उन दोनों को हम न्यूट्रलाइज कर सके। हमने कोई भी अपना वेपन सिस्टम जो है किराना हिल्स पे नहीं मारा, लेकिन एक बार अगर हम किराना, अब देखिए फिर से बहुत क्लियर है, ये एक इंपैक्ट पॉइंट है बड़ा एक्यूरेट, और ये दूसरा इंपैक्ट पॉइंट है बड़ा एक्यूरेट। अब ये 2 रनवे नॉट इन यूज, लेकिन जो हमने एक्चुअली बात कर रहे हैं हम किराना हिल्स की, तो किराना हिल्स के अंदर एक फोर्टिफाइड टनल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 10 टनल के करीब ये जो दिखाई दे रहा है, जी बिल्कुल। और इसमें फोर्टिफाइड टनल स्ट्रक्चर के अंदर अगर इसको सेंटर में कहें, आपको ये दिख रहा है, ये यू शेप्ड, जी ये जो है ये एंट्रेंसेस है। तभी ये कह रहे थे कि ये 2 हिट्स है, हमने एंट्रेंसेस मारे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मारे होते तो यहां पे बहुत बड़े गड्ढे होते और बहुत बड़ा इंपैक्ट होता जो अंदर की टनल स्ट्रक्चर पे है। लेकिन टनल स्ट्रक्चर जो है पूरा का पूरा, ये देखिए एंट्रेंसेस आपको दिख गए होंगे, ये पूरा टनल स्ट्रक्चर जो है ये रीइंफोर्स, और पहाड़ के अंदर होने से इतना आसान नहीं है इसको अटैक करना, लेकिन अगर हम चाहते तो हम कर सकते थे। ये स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है हमारी उनके लिए। और इसमें से अगर आप देखें, साथ में ये है ट्रांसपोर्टर इरेक्टर व्हीकल्स जो होती है ना, जो मिसाइल्स लॉन्च करती हैं, जैसे जब मोदी जी स्पीच दे रहे थे पीछे S-400 की TEL थी, ये उस तरह का सिस्टम्स इसके अंदर होते हैं। तो वो से स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स जब मेट करके इसके साथ डाली जाती है तो वहां से लॉन्च की जाती है। और फिर यहां पे जो आए हैं ना, आप ये देख रहे हैं छोटे छोटे, ये ब्लास्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्लास्ट पेन, ये देखिए यहां पे भी ये ब्लास्ट पेन में क्या करते हैं, ये जितने दिखाई पड़ रहे हैं, ये इसके अंदर हम अपने बॉम्ब्स और वो चीजें रखते हैं। तो इन्होंने, अगर हो सकता है कि यहां पे नॉर्मल वेपन्स भी स्टोर किए, पर मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है यहां पे जो इनके स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम्स के साथ जो मटेरियल होते हैं, उन इक्विपमेंट होती है, उसको यहां पे स्टोर किया गया। ये सारे के सारे रीएनफोर्स कंक्रीट के होते हैं। तो ये एक मैसेज तो बहुत क्लियर है, हमने किराना हिल्स को मारा नहीं है। मारना चाहते तो इन एंट्रेंसेस पे मारते, मारना चाहते तो मार सकते थे, लेकिन इतना इशारा दे दिया, बिल्कुल स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग दे दी। और एक चीज और आप बात कर रहे थे उस समय, जो चकलाला ए फील्ड की, नूर खां ए फील्ड की, एक बार वो पिक्चर दिखाई। अब दूसरा जो किस्सा है वो नूर खान का है कि वो भी बड़ा क्लियर था, और उसकी वजह से पाकिस्तान को लगा कि हमारे न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट्स पर हमला हो सकता है। जी, अगर आप नूर खान बेस में देखें, यहां पे कोई डैमेज नहीं है, लेकिन 10 मई को ये इनका ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्स है। ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो बेस के ऑपरेशंस होते हैं, जो मिशंस लॉन्च किए जाते हैं, सारे के सारे इधर से कोऑर्डिनेट होते हैं। तो उसको हमने तबाह और बर्बाद कर दिया। और साथ में C-130 जहाज थे, आप उधर साइड पे देख रहे हैं, एक C-130 जहाज को भी आग लगी और उसको भी काफी डैमेज पड़ा है। ये मैसेजिंग क्या जरूरी था इसके लिए? स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग ये था कि इसके पास ही आर्मी हेडक्वार्टर्स है, नेवल हेडक्वार्टर्स है, एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स है, और 10 किलोमीटर की दूरी पे इस्लामाबाद है, पॉलिटिकल हेडक्वार्टर्स, और साथ साथ में स्ट्रेटेजी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग की SPD है, स्ट्रेटेजी पॉलिसी डिपार्टमेंट है, उसके अंदर ही न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होती है। तो जब बटन दबाना होता है तो डिसीजन लेने के बाद यहां से किया जाता है। और यह स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग एक और था कि देखो, अगर हम यहां हिट कर सकते हैं तो 10 किलोमीटर दूर भी कर सकते हैं, और अगर आसिम मुनीर को लगता है कि हम उसको नहीं हिट कर सकते तो उसके हेडक्वार्टर्स को भी हिट कर सकते हैं। और ये कहते हैं ये सबसे सिक्योर्ड इनका एयरबेस है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये सबसे सिक्योर्ड है, क्योंकि यहां पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप के हेडक्वार्टर्स साथ में, और न्यूक्लियर वेपन्स का जो न्यूक्लियर सिस्टम का जो कमांड सेंटर, जिसे कमांड अथॉरिटी NCA, वो यहां पे है। तो अगर इसको कवर करने के लिए लाहौर से अगर ऊपर जाए, गुजरांवाला, पसरूर, वो पूरे एरिया के रेडार्स अगर हमने नॉक ऑफ कर दिए थे, एक्चुअली वो पूरे कवर करते हैं। AD सिस्टम्स HQ-9B से लेके बहुत सारे AD सिस्टम्स उनके जो इसको करते हैं। ये सबसे फोर्टिफाइड, ये और सरगोदा वाला दोनों बहुत ही फोर्टिफाइड और हाईली डिफेंडेड एयरफील्ड्स और ये स्ट्रक्चर है। बहुत बहुत शुक्रिया एयर कमांडर बैल, आपने इतना अच्छे से समझाया, रियली ग्रेटफुल। थैंक यू रजत जी, थैंक यू, बहुत इंप्रेस्ड हूं सर मैं आपसे। थैंक यू। तो एयर कमांडर AS बैल बता रहे थे कि हमारी एयरफोर्स ने बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से पाकिस्तान को मैसेज दिया, अगर गड़बड़ी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा, हमारी फौज के सारे इदारे पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। हमारी एयरफोर्स ने पहले एयरबेस पर अटैक करके पाकिस्तानी एयरफोर्स को पंगु बना दिया, और फिर पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया। आज इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट टॉम कूपर ने इंडिया टीवी के साथ जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बातें कही हैं, वो सारी की सारी बातें गौर करने लायक हैं। टॉम कूपर ने
जकोबाबाद एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स के हमले का हवाला देकर कहा, यह अटैक भारत के इंटेलिजेंस इनपुट, टारगेट के सटीक सिलेक्शन और टारगेट को परफेक्टली और टाइमली हिट करने की कैपेबिलिटी का शानदार नमूना था। टॉम कूपर ने बताया कि पाकिस्तान का एवॉक्स सिस्टम एयरबॉर्न था। रडार सिस्टम से लैस ये प्लेन आसमान में 4 किलोमीटर के दायरे पर दुश्मन पर नजर रख सकता है। इंडियन एयरफोर्स इस प्लेन के मूवमेंट पर नजर रख रही थी। जैसे ही पाकिस्तानी एवॉक्स जकोबाबाद के शहबाज एयरबेस पर लैंड हुआ, हैंगर में पहुंचा, उसी वक्त इंडियन मिसाइल हैंगर पर गिरी और एवॉक्स तबाह हो गया। टॉम कूपर ने कहा, इससे साफ है कि इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तानी एयरस्पेस में कहीं भी, कभी भी, किसी भी टारगेट को हिट करने में सक्षम थी। इसीलिए एक नहीं, कम से कम 15 पाकिस्तानी ठिकानों पर इंडियन मिसाइल्स ने सटीक निशाना लगाया। Indian Air Force and Indian ground forces have done is to have hit very selected spots on at least 11, probably 13 selected air bases of the Pakistani Air Force. So you hit, for example, a hangar, and even more so, you follow the movement, the flight path of a Pakistani AWACS. This is an airborne early warning and control aircraft. It's an aircraft which is flying very, very high, has a long-range radar, and through this flying so high, it can see very far. It can see 400, 500 kilometers away. So you follow the flight of that aircraft, see it landing. This is the freedom of operation which Indian armed forces have had inside the Pakistani airspace, to be able to follow this AWACS Saab 2000 landing at Jacobabad, rolling into a hangar, and then sometimes after precisely hit exactly that hangar. Result, the aircraft is barely damaged, the hangar is demolished, 5 officers and other ranks killed, 40 others from Pakistani Air Force personnel injured. You don't, when you are, from military point of view, you can't want it any better. This freedom of operation and this precision of strike. And this has happened not just in one case, not just in 2 or 3 or 5 cases, but in 10 or 15 cases. टॉम कूपर से ये सारी बात पिनास त्यागी ने की थी। इंडिया टीवी की सीनियर एडिटर हैं, और टॉम कूपर ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तानी फौज की काबिलियत, कोऑर्डिनेशन और टारगेट को हिट करने की कैपेसिटी की तारीफ की, उसे सुनकर पाकिस्तानी फौज का रहा दम भी निकल गया। टॉम कूपर ने कहा, भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को तबाह किया, बर्बाद किया और उसके सबूत दुनिया के सामने रख दिए। पाकिस्तानी लोगों ने खुद अपने एयरबेस पर भारत की मिसाइल से मची तबाही के वीडियो रिकॉर्ड किए, लेकिन पाकिस्तानी फौज सिर्फ दावे करती रही। भारत के एयरबेस को नुकसान पहुंचाने के दावे करती रही, लेकिन सबूत एक भी नहीं दिखा पाई। टॉम कूपर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज ने पाकिस्तान का जो हाल किया, उसे बाद में पाकिस्तान के सामने सीज फायर की गुहार लगाने के सिवाय और कोई चारा नहीं था, और पाकिस्तानी फौज ने वही किया। Indian air defense, and then specifically Indian Air Force ground-based air defenses and Indian Army ground-based air defenses, have demonstratively shot down the mass of UAVs and ballistic missiles and rocket artillery coming, which Pakistan was unleashing upon India. And Pakistan is bragging about these airstrikes and not airstrikes, missile strikes and UAV strikes to have hit this or that facility and destroyed BrahMos and whatever else. There's no evidence it did. On the contrary, for example, the people who are serving at Adhampur Air Base, they're wondering what is Pakistan talking about, because they haven't heard even a single blast anywhere nearby. So this means why Pakistan is claiming to have destroyed Adhampur Air Base. People serving over there are wondering what is Pakistan talking about. Conclusion, evidence is on hand that Pakistani retaliation against Indian punitive strikes on terrorist targets was a failure. It could be that so and so many Pakistani missiles or UAVs came through the Indian air defenses and have caused some damage here or there, but the grand total, this
two big waves of UAV strikes, missile strikes have failed, sorry, which in turn means India was capable of blocking Pakistani counter-strike while targeting whatever it wanted inside Pakistan. Indian Air Force has bought itself enough freedom of operation to, had New Delhi decided to continue this operation beyond, what was it, 17 hours local time on 10th of May, it could have hit whatever targets along the border, along the LOC it wanted to hit. And Pakistan couldn't prevent Indian Air Force from this. तो टॉम कूपर ने जो कहा उसकी मोटी बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान में जब चाहा, जहां चाहा, जिस टारगेट को चाहा हिट किया, और बाद में भी भारत पाकिस्तान के जिस टारगेट को चाहता हिट कर सकता था। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत में जो भी मिसाइल फेंकी, जो भी टारगेट करने की कोशिश की, उसको भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया। यह फर्क है दोनों देशों का। जहां तक न्यूक्लियर बम का सवाल है, इस पर एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग है, लेकिन न्यूक्लियर बम एक ऐसी चीज है, बहुत सेंसिटिव है, इसके बारे में कोई भी मुल्क हल्के में बात नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान के नेताओं ने न्यूक्लियर बम का मजाक बना दिया है, बात बात में न्यूक्लियर बम की धमकी देते हैं। वहां के रेलवे मिनिस्टर ने कहा हमारे पास 130 न्यूक्लियर बम हैं। अब कोई पूछे रेलवे मिनिस्टर को कैसे पता चला कि कितने न्यूक्लियर बम हैं? क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन रेलवे स्टेशन पर रखे जाते हैं? पाकिस्तान का हर मिनिस्टर न्यूक्लियर पावर के बारे में अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन देता है और सबको थ्रेट देता है, और पाकिस्तान इस न्यूक्लियर थ्रेट को आतंकवादियों के लिए कवर के तौर पर इस्तेमाल करता है। लेकिन इस बार के कॉन्फ्लिक्ट में पासा उल्टा पड़ गया। पाकिस्तान रोता रोता अमेरिका के पास पहुंचा, कहने लगा कि हमारे न्यूक्लियर हाइडआउट्स भारत की मिसाइल्स के निशाने पर हैं। इस मामले में 3 बातें मैं कहूंगा नोट करने वाली हैं। पहली, ट्रंप ने कहा दोनों देशों के संघर्ष में बिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग के मारे जाने का खतरा पैदा हो गया है, और यह खतरा न्यूक्लियर वॉर में हो सकता है। दूसरी बात, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया कि भारत की मिसाइल्स पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड्स की टनल्स के एंट्री पॉइंट तक पहुंच गई थी। हिट किया या नहीं किया, यह कोई नहीं कह रहा। तीसरी बात, रेडिएशन की थी, अमेरिकी प्लेन की सर्विलेंस की थी, लेकिन रेडिएशन और सर्विलेंस की बातों में कोई दम नहीं है। यह सिर्फ सोशल मीडिया की स्पेकुलेशन साबित हुई। सबसे बड़ी बात है कि भारत ने पाकिस्तान का ब्लफ एक्सपोज कर दिया। अब न्यूक्लियर बम की धमकी आतंकवादियों को कवर नहीं दे पाएगी। भारत इस तरह के थ्रेट की कोई परवाह नहीं करेगा। भारत ने 6 और 7 मई की रात 1:05 पर पाकिस्तान पर हमला बोला, और सिर्फ 23 मिनट में पाकिस्तान के भीतर सारे टारगेट्स अटैक करके हमारे आर्म फोर्सेस के जवान अपने अड्डों पर सुरक्षित लौट आए। इन 23 मिनटों में पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि भारत की फौज ने 23 मिनटों के लिए पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से चोक कर दिया था, और यह बात आज पहली बार सामने आई है। इन 23 मिनटों में पाकिस्तान की फौज अंधेरे में रही, उसका रडार सिस्टम ब्लैकआउट था। भारत ने साफ कहा कि जो आतंक बचाएगा, आतंकवादियों को साथ देगा, उसके पास कोई भी पावर हो, कोई भी डिफेंस सिस्टम हो, कोई भी न्यूक्लियर बम हो, वो कहीं भी छुपा हो, हमारी पराक्रमी सेना उसे ढूंढकर निकालेगी और मिट्टी में मिला देगी। और इसमें किसी को शक इसलिए नहीं होना चाहिए कि हमने 23 मिनट में करके दिखाया। अब पाकिस्तान को तो हमारी सेनाओं ने उसकी औकात दिखा दी, लेकिन अब भारत के लोग उन देशों को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की, आतंकवाद का साथ दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। इसलिए अब देश इन दोनों मुल्कों के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा दिखा रहा है। टर्की हमारे देश में फ्रूट्स, सूखे मेवों और मार्बल जैसी तमाम चीजों का एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अब हमारे देश के व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने व्यापारियों से टर्की के प्रोडक्ट्स
न खरीदने की अपील की है। सोशल मीडिया में हैशटैग बॉयकॉट टर्की ट्रेंड कर रहा है। आज मुंबई में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मुंबई एयरपोर्ट पर जाकर टर्की की कंपनी सेलेबी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की मांग की। यह कंपनी मुंबई एयरपोर्ट पर 70% एयरलाइंस के लिए ग्राउंड स्टाफ हैंडलिंग का काम करती है। शिवसेना विधायक मुरजी पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट के ऑफिशियल से मिलकर उन्हें मेमोरेंडम दिया, मांग की टर्की की इस कंपनी को 10 दिन में एयरपोर्ट से हटाया जाए। मुरजी पटेल ने कहा कि टर्की भारत से कमाता है और पाकिस्तान को खिलाता है, यह नहीं चलेगा। अगर 10 दिन के अंदर कंपनी ने अपना बोरिया बिस्तर नहीं समेटा तो शिव सैनिक उससे अपने तरीके से निपटेंगे। हमारी मीटिंग यही हुई है कि जो कंपनी है वो अपने खिलाफ उनका देश पाकिस्तान को मदद कर रहा है और भारत में मुंबई में पैसा कमाकर हमारे विरुद्ध में पैसा खर्चा कर रहा है। इसके लिए आज हमारे नेता एकनाथ राव शिंदे जी के नेतृत्व में हमने मोर्चा लिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी को हमने ताकीद दी है कि 10 दिन के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर 10 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो 10,000 लोगों का मोर्चा हम एयरपोर्ट में लाएंगे और कंपनी को यहां से भगा के रहेंगे। टर्की, जिसका नया नाम तुर्की है, उसकी इकोनॉमी में टूरिज्म सेक्टर का बड़ा रोल है। हर साल ऑन एन एवरेज 3 लाख भारतीय टूरिस्ट टर्की जाते हैं। इससे टर्की को करीब 3,000 करोड़ की कमाई होती है। लेकिन अब हमारी टूरिज्म कंपनियां, ट्रैवल ऑपरेटर्स टर्की की बुकिंग लेना बंद कर चुके हैं। जो बुकिंग हुई थी वो कैंसिल की जा रही है। पिछले एक हफ्ते में टर्की और अजरबैजान की बुकिंग में 60% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि इस दौरान इन दोनों देशों की यात्रा के लिए कैंसिलेशन 250% तक बढ़ गया। अभी जो सिचुएशन चल रही है जिसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान की ऑलमोस्ट वॉर लाइक सिचुएशन हो गई थी, जिसमें टर्की और अजरबैजान ने डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान की साइड देंगे। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया था, वी वर द फर्स्ट वन टू डिसाइड कि हम एक ट्रैवल कॉशनरी डालेंगे। कोई भी आदमी टर्की या फिर अजरबैजान जा रहा है तो वो 2 बार सोच के जाए, बहुत जरूरत है तभी जाए। और उसका भी रीजन ये है कि बहुत सारे लोगों का हॉल्ट होता है। जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री है उसके लिए भी टर्की ड्रीम डेस्टिनेशन है। इस्तांबुल और टर्की के दूसरे शहरों में हमारी बहुत सी फिल्में शूट की गई हैं। लेकिन अब फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से तुर्की का बॉयकॉट करने की अपील की है। फेडरेशन के प्रेसिडेंट फिल्म डायरेक्टर अशोक पंडित ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री को तुर्की के रुख से बहुत चोट पहुंची है। जो देश का के दुश्मन का दोस्त है, भारत की फिल्म इंडस्ट्री उसके साथ नहीं है। इस अपील का असर दिखाई दिया। गदर और गदर 2 जैसी सुपरहिट फिल्मों के डायरेक्टर अनिल शर्मा अपनी अगली फिल्म टर्की में शूट करने वाले थे। स्क्रिप्ट तैयार थी, लेकिन अब बदले हालात में उन्होंने टर्की में अपनी फिल्म शूट न करने का फैसला किया। मेरा मन, टर्की एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। पिछले दिनों टर्की के बहुत सीरियल भी देखे तो टर्की से एक लगाव सा भी था, तो मन था टर्की में शूट करने का। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए कि अब एज ए डायरेक्टर कितना भी मन हो, लेकिन आप भारत में रहते हैं तो भारत के मित्र के साथ आप मित्र हैं और भारत का जो मित्र नहीं है उसके साथ मित्र नहीं है। इसलिए फिलहाल तो मैं नहीं सोच। कौन सी फिल्म के लिए प्लान कर रहे थे सर आप? अभी स्क्रिप्ट चल रही थी तो उसमें टर्की इन्वॉल्व हम कर रहे थे, लेकिन अब नहीं करेंगे, कुछ और कर देंगे। भारत ने अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के बीच तुर्की से करीब 25,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए। इसमें मार्बल, एप्पल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, सीमेंट, मिनरल ऑयल, केमिकल्स, मोती, आयरन और स्टील शामिल है। टर्की में भारत का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2,000 करोड़ रुपए का है। भारत में यूं तो टर्की से कई फ्रूट्स आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड टर्किश एप्पल की रहती है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद फल कारोबारियों ने टर्की के फ्रूट्स का बॉयकॉट करने का फैसला किया। गाजियाबाद की फल मंडी में फलों के होलसेलर कारोबारियों ने कहा, जो ऑर्डर दिए जा चुके हैं वो तो वापस नहीं हो सकते, लेकिन भविष्य में टर्की के सेब और बाकी फ्रूट्स भारत में नहीं आएंगे। बिल्कुल हमने बायकॉट कर दिया है। तुर्की के किसी भी जो है प्रोडक्ट है, सेब थे, बाकी और फल आते थे वहाँ से जो भी है, क्योंकि तुर्की ने जो है पाकिस्तान का जो है साथ दिया है। काफ़ी माल आता था जी, ये हज़ारों करोड़ का माल आता था यहाँ पे,
हिंदुस्तान में, इसलिए वहाँ का सब बाइकाट कर दिया है। बिल्कुल नहीं मंगाएंगे जी, बिल्कुल बाइकाट। तुर्की के सारे फलों का 2 ही प्रोडक्ट है सबका। पाकिस्तान का सपोर्ट करा है तुर्की ने, तो तकरीबन 1200-1400 करोड़ का व्यापार तुर्की से सेब का होता है हमारा, इंडिया का, फ्रूट्स का और सेब का, और 2-4 चीजें हैं उसमें, 2-3 फ्रूट और आते हैं तुर्की से। तो हम लोगों ने ये डिसाइड कराया कि जैसे कि इसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, तो यानी कि तुर्की ने भी आतंकवाद का सपोर्ट किया है, तो इसलिए हमने उससे जितना भी अपना व्यापारिक संबंध है सब तोड़ने का फैसला लिया है, और तकरीबन तोड़ ही चुके हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी देश जो है वो हमारे से पैसे कमा के हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल में करे। कारोबारी कोई भी हो, भावनाएं सबकी एक हैं। ड्राई फ्रूट्स एसोसिएशन ने भी टर्की का बॉयकॉट करने का ऐलान किया। टर्की से हर साल करीब 10,000 करोड़ रुपए के हेजलनट, खसखस, पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट्स इंपोर्ट होते हैं। पुणे के ड्राई फ्रूट कारोबारियों ने कहा अब टर्की के ड्राई फ्रूट नहीं बेचेंगे। ग्राहकों को उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टर्की को अरबों का नुकसान होगा। कारोबारियों ने कहा कि भारत का कंज्यूमर मार्केट बहुत बड़ा है और अब इस मार्केट में हर साल करीब 10,000 करोड़ के टर्किश प्रोडक्ट्स के लिए कोई जगह नहीं होगी। हम ड्राई फ्रूट की कुछ आइटम टर्की से इंपोर्ट करते थे, जो खसखस है, हेजलनट है, टर्कल है, आलूचा बोलते हैं उसको, कुछ पिस्ता की कुछ क्वालिटीज आती है वहां से, जो आज के डेट में हम पूरा उसका बहिष्कार करते हैं। हम इंपोर्टर्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं कोई उस तरीके कोई आइटम इंपोर्ट ना करें। पूना के हिसाब से देखा जाए तो इसका महीने का 100 से 200 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता होगा टर्की से, और महाराष्ट्र के हिसाब से तकरीबन 1000 से 2000 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता होगा। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंपोर्टर्स पूरे महाराष्ट्र भर में हैं, और भारत देश का हिसाब किया जाए तो 10 से 20 हजार करोड़ का कम से कम इसका इंपोर्ट टर्की से होता है। लेकिन अगर ये पूरा बहिष्कार किया जाएगा तो टर्की की एक बहुत बड़ी कमर टूटेगी, इससे उनका बहुत आर्थिक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। टर्की को टर्की का अगर बहिष्कार होता है भारत की तरफ से तो उनकी 50% कमर आर्थिक नुकसान काफी बड़ी मात्रा में होगा। अननेसेसरी बीच में आया, अननेसेसरी वो हमारे दुश्मन के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन कुछ साल पहले या कुछ महीनों ही पहले जब वहाँ तकलीफ हुआ था, जब वहाँ भूकंप आया था, तो सबसे पहले मोदी जी और भारतवासियों ने वहाँ पर डॉक्टर भेजे, नर्स भेजे, पर फिर भी वो गद्दारी दिखा रहा है और दुश्मनी निभा रहा है। तो हम एज अ कस्टमर या जो भी लोग हैं, हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ प्रोडक्ट जो भी आते हैं वहाँ से टर्की से, उसका पूरी तरह से 100% बाइकआउट करना चाहिए। बाइकआउट इज द ओनली वन थिंग। टर्की की सभी आइटमों का निषेध करता हूँ। मेरे को कोई आइटम उनकी रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो हमारे देश के साथ नहीं है, हम उनके साथ नहीं है। टर्की को तो 100% इम्पैक्ट आएगा इन चीजों का। टर्की की इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा जब इंडिया उसका निषेध करेगा। आज इंडिया 1 करोड़ चाहे 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या का देश है। जितना इंपोर्ट इंडिया करता है कोई भी कंट्री करता नहीं है। अगर हमको वो लोग चैलेंज करते हैं किसी चीज के लिए, तो वो चैलेंज उनको रिवर्स बैक करना ही पड़ेगा। ये चैलेंज टर्की को महंगा पड़ेगा। एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मार्केट उदयपुर के व्यापारियों ने भी तय किया कि अब वो टर्की से मार्बल नहीं मंगवाएंगे। भारत टर्की से हर साल करीब 14 लाख टन मार्बल इंपोर्ट करता है। हर साल सिर्फ उदयपुर से ही टर्की का 5,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार है। लेकिन अब उदयपुर के मार्बल व्यापारियों ने तय किया, न टर्की को मार्बल इंपोर्ट का ऑर्डर देंगे, न टर्की का मार्बल बेचेंगे। ओपनली टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, तो हमारे मार्बल प्रोसेसर समिति के सभी सदस्यों ने हमने निर्णय लिया कि जो टर्की से माल इंपोर्ट हो रहा है, जो टोटल इंपोर्ट का करीब 18 लाख टन का जो इंपोर्ट पूरे भारत में होता है पूरे साल भर का, उसमें 70% टर्की से हो रहा है। तो उसका हमने तुरंत कार्रवाई से आयात पर प्रतिबंध का निर्णय लिया है स्वेच्छा से। इतनी बड़ी संख्या के अंदर भारत के अंदर टर्की का माल आता है, तो कहीं ना कहीं हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि अभी जो करी है, उसमें अगर इस माल को पूर्ण तरह से उदयपुर ही नहीं और भारत की समस्त एसोसिएशन अगर रोक देती है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत क्लियर मैसेज पूरे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को जाएगा कि सरकार ने जो इतने गौरवपूर्ण कदम जो उठाए हैं अभी, उसके लिए सरकार अकेली नहीं, उनके साथ उद्योगपति और समस्त भारतीय सरकार के साथ खड़ा है। भारत के लोगों ने पिछले साल टूरिज्म के जरिए टर्की और अजरबैजान को 4,000 करोड़ रुपए दिए। वहां के होटल्स, वहां की एयरलाइंस, वहां के शॉपिंग सेंटर्स, सबको फायदा पहुंचाया। टर्की और अजरबैजान की
इकोनॉमी को बूस्ट दिया, वहां के लोगों को जॉब्स मिले। लेकिन पहलगाम के हमले के बाद ये दोनों मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, आतंकवाद की फैक्ट्री को माल सप्लाई कर रहे थे। क्या हमें इन देशों को बॉयकॉट करना चाहिए? मुझे लगता है बिल्कुल करना चाहिए। ट्रेड और टेरर साथ साथ नहीं चल सकते, टूरिज्म और टेरर साथ साथ नहीं चल सकते। मेरे अपने एक दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेशन अगले महीने टर्की में था। मैंने इनविटेशन एक्सेप्ट किया था। हम लोग 5 दिन टर्की में रहने वाले थे। पहलगाम की घटना के बाद वैसे ही कहीं जाने का मन नहीं था और टर्की की हरकत देखकर वहां जाने को तो सवाल ही नहीं था। मैंने जैसे अपने दोस्त को दुविधा बताई, उन्होंने तुरंत सारी बुकिंग कैंसिल कर दी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जब तक टर्की और अजरबैजान पाकिस्तान का साथ देंगे, हम वहां नहीं जाएंगे और सबको यही करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी हमारी फौज के सामने पस पड़े पाकिस्तान की हालत देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा है। हर भारतीय सेना को सलाम कर रहा है। लेकिन देश में कुछ गिने चुने लोग ऐसे हैं जो शर्मनाक और घटिया बयान दे रहे हैं। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना भी जरूरी है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना के बहादुर अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जिस तरह की बेशर्मी भरी बात कही, उससे पूरे देश में नाराजगी है। आज जबलपुर हाईकोर्ट ने भी विजय शाह के बयान पर सख्त रुख अपनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि विजय शाह के खिलाफ 4 घंटे में एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने इस मामले का सो मोटो कॉग्निजेंस लिया और डीजीपी को निर्देश दिया कि विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। कल हाईकोर्ट इस मामले पर फिर सुनवाई करेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी विजय शाह के बयान पर नाराजगी जताई और विजय शाह के बयान को न सिर्फ बहन बेटियों का बल्कि पूरे राष्ट्र का अपमान बताया। और वाकई में मध्य प्रदेश सरकार के इस मंत्री ने जो शर्मनाक बयान दिया, जो बेहुदा हरकत की, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं अपनी जुबान से वो शब्द रिपीट नहीं कर सकता जो विजय शाह ने कहे, लेकिन आपको बताना जरूरी है। विजय शाह के बयान का एक छोटा सा हिस्सा आपको सुना देता हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि हमारे समाज में कुछ लोग कितनी गिरी हुई, कितनी घटिया सोच रखते हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। देश की जो बेटी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही हो, जो बेटी पाकिस्तान में खौफ का दूसरा नाम बन गई हो, जो बेटी हमारी फौज की जांबाजी को पूरी शान के साथ देश को बता रही हो, उसके लिए इतनी घटिया बात कोई भारतीय करेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन विजय शाह ने वही किया, सारी सीमाएं तोड़ दी, हदें पार कर दी। और बड़ी बात है, वो एक आम आदमी नहीं है। विजय शाह 8 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं, मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि जनता इस तरह की हरकत कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी बहादुर बेटी का अपमान कभी स्वीकार नहीं करेगी। वो बीजेपी के नेता हैं, इसलिए उनके बयान से पूरी पार्टी को एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ रही है। कांग्रेस ने विजय शाह के बयान पर बीजेपी हाईकमान से सवाल पूछे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कल रात विजय शाह के घर के सामने प्रोटेस्ट किया था, नारेबाजी की थी और उनकी नेम प्लेट पर काली पोत दी। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विजय शाह को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की और इसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी आज भोपाल में श्यामला हिल्स थाने में विजय शाह के खिलाफ कंप्लेंट पर लिखने पहुंचे और उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की। सचिन पायलट ने कहा, विजय शाह के खिलाफ एक्शन तो होना ही चाहिए और उनके बयान पर बीजेपी की लीडरशिप को माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने अपशब्द का इस्तेमाल किया कर्नल कुरैशी के लिए विशेष रूप से, उस पर मुझे लगता है कि उनको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है और भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारे वीर कर्नल कुरैशी जिनकी तीसरी पीढ़ी फौज में काम कर रही है, उनके प्रति जो अनादर उन्होंने दिखाया है वो बिल्कुल अस्वीकार्य है और माफ़ी मांगनी चाहिए।
विजय शाह ने जो शर्मनाक बात कही वो पाप है, गुनाह है। जो लोग सरहद पर हमारी रक्षा करते हैं वो हम सबके भाई बहन हैं। जो सोल्जर्स यूनिफॉर्म में हैं वो किसी एक कम्युनिटी के, किसी एक धर्म के नहीं हैं। वो पूरे देश की धरोहर हैं, पूरे देश का मान है। जिन कर्नल सोफिया कुरैशी पर पूरे देश को गर्व है, उनके बारे में विजय शाह ने निहायत घटिया बात की। उनके बारे में गिरी हुई मानसिकता रखने वाला व्यक्ति मंत्री है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके खिलाफ केस तो होना ही चाहिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति का सार्वजनिक जीवन में कोई स्थान नहीं हो सकता। बीजेपी को इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। विजय शाह की तरह हरियाणा के एक व्यक्ति ने भी इसी तरह की ओछी हरकत की है। ये जनाब प्रोफेसर हैं, नाम है अली खान महमूदाबाद। हरियाणा के सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अली खान महमूदाबाद ने ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर फेसबुक पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी, जिसमें कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की मीडिया ब्रीफिंग को दिखावटी बताया और कहा दिखावटीपन को जमीनी हकीकत में बदलना चाहिए, नहीं तो यह सिर्फ पाखंड है। हालांकि जब इस पोस्ट पर प्रोफेसर साहब को गालियां पड़नी शुरू हुई तो देश का मूड समझा और अली खान महमूदाबाद ने अपनी फेसबुक पोस्ट को डिलीट कर दिया। लेकिन उनकी इस हरकत पर हरियाणा महिला आयोग ने प्रोफेसर को नोटिस भेजा और महिला आयोग के सामने पेश होने को कहा, लेकिन प्रोफेसर साहब गायब हो गए। विमेन कमीशन के सामने पेश नहीं हुए। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा, महिलाओं को लेकर जिस व्यक्ति की सोच ऐसी हो वो प्रोफेसर के पद पर रहने लायक हो ही नहीं सकता। सोशल मीडिया पर इस तरह की हरकत करने वाले कुछ लोगों ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ भी यही किया। विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान के सीज फायर के प्रस्ताव के बारे में देश को इन्फॉर्म किया था। ये उनकी ड्यूटी थी, अपना काम कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हमलों को 48 घंटों के लिए सस्पेंड करने की जानकारी लोगों के साथ शेयर की थी और इसके तुरंत बाद कुछ ट्रोल उन्हें निशाना बनाने लगे। और सबसे घटिया बात यह है कि कुछ ट्रोल्स ने विक्रम मिस्री की बेटी के बारे में अपशब्द लिखे, जिसके बाद विक्रम मिस्री को अपना ट्विटर अकाउंट लॉक करना पड़ा। विक्रम मिस्री की बेटी लंदन में रहती हैं, एक ग्लोबल लॉ फर्म में काम करती हैं। उनके खिलाफ यह दावा करके हमला किया गया कि उन्होंने रोहिंग्या रिफ्यूजीज को लीगल हेल्प मुहैया कराई थी। कुछ ट्रोलर्स ने उनकी पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर किया, उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी रिवील कर दिए। मुझे लगता है कि विक्रम और उनके परिवार के साथ ये ज्यादती है, जुल्म है। जो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल बेवजह गाली गलौज के लिए करते हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए भी एक सख्त कानून की जरूरत है। पाकिस्तानी फौज का कचूमर निकालने वाली हमारी सेना की पूरे देश में जय जयकार हो रही है। बीजेपी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। आज लखनऊ, मुंबई, गुवाहाटी, पटना, रायपुर, भुवनेश्वर, श्रीनगर, अगरतला, देहरादून और शिमला में तिरंगा यात्रा देखने को मिली। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तिरंगा झंडा लेकर मैदान में उतरे। इस यात्रा में यूपी के दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर, योगी सरकार के सभी सारे मंत्री, सारे सीनियर नेता शामिल थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथ में तिरंगा लेकर सेना के शौर्य का, पाकिस्तान की पिटाई का जश्न मनाया। जबरदस्त गर्मी थी, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत ने पाकिस्तान को पैगाम दे दिया है, अब भारत की तरफ उंगली उठाने वाले नहीं बचेंगे। अगर फिर कोई आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान में आतंकियों के जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं बचेगा। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और उसके आका किस प्रकार की शरारत में उतर आए थे। दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की बेशर्मी भरा हुआ चेहरा, जिसमें उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता और उनके सैन्य अधिकारी भी उस आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां उपस्थित थे। ये चीजें दिखती है कि पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है।
पाकिस्तान ने इन 75 वर्षों में दुनिया के सामने केवल आतंकवाद के बीज बोए हैं और पाकिस्तान ने अपनी विफलता की ही कहानी दुनिया को बताई है। पाकिस्तान की विफलता, आतंकवाद को उसके द्वारा दिए जा रहे प्रश्रय और यह आतंकवाद को उसके द्वारा दिए गए प्रश्रय इस बात को साबित करता है कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल देगा। पूरी तरह खोखला हो चुका पाकिस्तान आज जिस प्रकार की हिमाकत कर रहा है, जिस प्रकार का दुस्साहस कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था। और आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। मुंबई में तिरंगा यात्रा में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। गिरगांव चौपाटी से मुंबई के ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान तक ये यात्रा निकली। हजारों लोग उसमें थे। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के प्रतीक के तौर पर महिलाओं ने सिंदूर से होली खेली। बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान हाथ में तिरंगा लेकर कई किलोमीटर पैदल चले। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस यात्रा को लीड किया। देशभक्ति के नारों और गीतों के साथ यात्रा जब गिरगांव चौपाटी पहुंची तो देवेंद्र फडणवीस ने जोशीला भाषण दिया। फडणवीस ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने सिर्फ पहलगाम हमले का बदला नहीं लिया, बल्कि मुंबई का दर्द भी कम किया है। उस जगह को नामो निशान मिटा दिया जहां कसाब ने ट्रेनिंग ली थी। बाप है तेरा हिंदुस्तान, सुन ले बेटा पाकिस्तान, सुन ले बेटा पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सुन ले बेटा पाकिस्तान, सेना के पराक्रम की कहानियां हर हिंदुस्तानी की जुबान पर हैं। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में भी आज तिरंगा यात्रा में लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। गुवाहाटी में हिम्मता बिस्व शर्मा ने तिरंगा यात्रा को लीड किया। शिमला की सड़कों पर भी आज गाड़ियों के लिए जगह नहीं थी। हजारों लोग हाथ में तिरंगा लेकर पूरे शहर में घूमे। देहरादून में तिरंगा यात्रा चीड़बाग से परेड ग्राउंड तक निकाली गई। यहाँ भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के साथ लोगों की भारी भीड़ थी। जोशीले नारे लग रहे थे। रायपुर और ओडिशा में भी उत्साह में कोई कमी नहीं थी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का अंदाज बाकी जगहों से बिल्कुल अलग था। वो मोटर बाइक पर बैठकर हाथ में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा देश के मूड का प्रतिबिंब है। पाकिस्तान को आसमान में लहरा रहे तिरंगे और चारों दिशाओं में गूंज रहे भारत माता की जय के नारे सुनकर समझ जाना चाहिए कि अब आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। पाकिस्तान को हमारी सेना ने अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई गड़बड़ी की तो पूरी फिल्म दिखेगी। और आखिर में कुछ जरूरी खबरें ऐसी हैं जो संक्षेप में आपको बता देता हूं। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच आज बीएसएफ के जवान पूनम कुमार शॉ की वतन वापसी हो गई। पाकिस्तान ने बीएसएफ के जवान पूनम कुमार शॉ को भारत को हैंडओवर कर दिया। पूनम शॉ 23 अप्रैल को अपनी ड्यूटी के दौरान गलती से पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे। आज वो घर लौटा है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिन 3 खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया था, आज उनके हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। इसमें AK-47 जैसे हथियार, मैगजीन्स, हजारों बुलेट्स और हैंड ग्रेनेड रिकवर किए गए। इन आतंकवादियों के पास कुछ ऐसे चाइनीज कम्युनिकेशन सिस्टम मिले जो इनका इस्तेमाल पाकिस्तानी फौज करती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अब वो बुलेट प्रूफ कार से चलेंगे। एस जयशंकर को पहले से ही जेड सिक्योरिटी मिली हुई थी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए उनके कॉन्वॉय में 2 बुलेट प्रूफ कारें जोड़ दी गई हैं। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ली। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस गवई को सीजेआई के पद की शपथ दिलाई। 64 साल के जस्टिस गवई सुप्रीम कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस हैं।